को वो भी अंग्रेज। और जनरल मेजर ओएस कलकट के हाथ लगता है इन्वेजन प्लान जुलाई के महीने में, बन्नू में, कैंटोनमेंट में। क्यों? क्योंकि जून में जब माउंटबैटन कश्मीर गए थे महाराजा हरि सिंह को नज करने, उनको इशारे में समझाने के पाकिस्तान चले जाओ, उन्होंने ये कहा कि देखिए, इफ यू डिसाइड टू एक्सीड टू dominion of Pakistan, we were dominions incidentally, be under no such illusion that we got independence. Pakistan was a dominion and India was a dominion. Pakistan refused to formalize that dominion status by refusing Lord Mountbatten to become the first Governor General. India was happy, pleased to accept him as the first governor. The last Viceroy was India's first Governor General. Of course, down the line, the military hierarchy was all British. तो उस अंग्रेज एस्टैब्लिशमेंट ने, आर्मी की, प्लान किया इस इन्वेजन को। वो इन्वेजन प्लान एक कॉन्फिडेंशियल लेटर के थ्रू, जिस पर लिखा था कॉन्फिडेंशियल एंड अर्जेंट, जनरल मिसर्वी की तरफ से जनरल ब्रिगेडियर मरे को बन्नू ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर मरे को भेजा। ब्रिगेडियर मरे अकेला अंग्रेज था उस बन्नू गैरिजन में, तो ज्यादा अंग्रेज पेशावर में थे, तो वो उनके साथ यूज्ड टू स्पेंड टाइम, ही हैड कंपनी, तो वो वहां चले जाते थे। तो उनका 2IC था मेजर ओंकार सिंह कलकट। उनके पास ये चिट्ठी आती है, तो वो फोन करके उनसे कहते हैं कि दिस इज कॉन्फिडेंशियल एड्रेस टू यू फ्रॉम जनरल मसर्वी हेडक्वार्टर्स. Would you like me to bring it to you, or are you likely to come here? So I'll keep it for you. And since between the two equation was very good, एक दूसरे को बहुत अच्छे से वो मानते थे, एक दूसरे पर डिपेंड करते थे, उन्होंने कहा मिलिट्री अफेयर्स होंगे, in any case two of us will have to execute it together, so why don't you open it and read it? I said, are you sure? He said, yes. तो उन्होंने वो चिट्ठी खोली, उनको फोन पे पढ़ के सुनाने लगे. While he was reading, he was taken aback, and Brigadier Murray said, immediately put it back in the envelope and seal it. Don't read it. I'm coming right away. उस चिट्ठी में था इन्वेजन प्लान कि कितने लश्कर होंगे, उन लश्करों की कितनी क्या स्ट्रेंथ होगी. एक एक बटालियन स्ट्रेंथ के 10 लश्कर थे. उसमें कितने एक कैप्टन होगा, 3 JCOs होंगे और कुछ जवान होंगे जो पाकिस्तान आर्मी से होंगे. आपको याद होगा ब्रिटिश इंडियन आर्मी का डिवीजन हुआ, उसमें लोगों को ऑप्ट करना था कि आप पाकिस्तान आर्मी में जाएंगे या इंडियन आर्मी में जाएंगे. तो मेजर ओंकार सिंह कलकट ने ऑब्वियसली इंडियन आर्मी को ऑप्ट किया था, लेकिन अभी वो भारत गए नहीं थे, दंगे चल रहे थे. तो उन्हें कहा था कि आप बाद में जाएंगे. और इस बीच ये पता चलता है इनको, ये लौट के आते हैं, बट contrary to the instructions, he reads the entire letter and the plan and he commits it to his memory and then seals it. His brigadier comes and he says, not your fault, I told you to open it, but now that you've read it, you cannot go to India before 22nd of October. Ideally, I will have to shoot you because it is none of your fault that you now know this highly confidential plan. So I'll have to quarantine you. उन्हें क्वारंटाइन किया गया. फौज को जो उनके अंडर जवान थे उनको नहीं बताया गया कि क्या वजह है, क्योंकि ये एक सीक्रेट प्लान है. He somehow manages to extricate himself, क्योंकि जो जवान उनको गार्ड कर रहे थे वो बहुत करीब थे उनके, वो उन्हीं के जवान थे, उनके मातहत थे. He used to love him and he used to love him back. He was very respected and admired leader. तो उनको किसी तरह मना करके वो उस कंफाइनमेंट से निकले और अभी कुछ दिन ही हुए थे निकले हुए. छुप छुपाते हुए कंट्रोल स्ट्रक्चर को टारगेट करना चाहिए.
वरना ये लड़ाई तो बहुत लंबी चलेगी। तो नेहरू साहब ने कहा ना 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 ना, कतई नहीं, एक गोली आप बॉर्डर के पार नहीं चला सकते, वहां जाके एक्शन करना तो बहुत दूर की बात है। क्यों भाई? अब तो ये पाकिस्तानी फौज है। हाँ है तो सही, लड़ भी वो रहे हैं, उनकी सप्लाई लाइंस भी वहां से हैं, लेकिन अभी तक पाकिस्तान ने फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ वॉर नहीं किया है। इस तरह हमारी फौज को तब भी हाथ बांधकर पीछे लड़ना पड़ा, आज भी लड़ रहे हैं। और जिन कंडीशन में, जिस रेस्ट्रेन के साथ लड़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई फौज इतना कैजुअलिटी लेती है। दुनिया की किसी फौज के कोई अफसर इतना आगे बढ़ करके लीड करते हैं किसी भी कॉम्बैट को, किसी भी एनकाउंटर को, जो हमारी आर्मी करती है और उसकी कीमत चुकाती है। आजकल बहुत कहा जा रहा है, देखिए, और ये सब एक राजनीतिक पाखंड के बीच में होता है। जनरल बख्शी जैसी क्लैरिटी ये एक्सेप्शनल है हमारे डिसीजन मेकिंग सिस्टम में, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में, पॉलिटिकल लीडरशिप में, इवन समटाइम्स इन द आर्मी लीडरशिप, आई बेग टू से। This is really something extremely rare and really treasurable. क्योंकि ये पुस्तक बियॉन्ड 370 के बारे में है, तो मैंने सोचा कि अब लगभग 4.5 साल से ज्यादा हो गए हैं, तो उसके बाद क्या हुआ है उसके बारे में कुछ एक ईमानदार सोच लिया जाए कि क्या हो रहा है, देख लिया जाए, पड़ताल कर ली जाए। एक कैंपेन चल रहा है कि कश्मीर में बहुत जबरदस्त खुशहाली आई है, और यह कैंपेन सही है। कश्मीर में जबरदस्त बदलाव आया है, सड़कें बनी हैं, टनल्स बनी हैं, बात सही है। कश्मीर में भर भर के टूरिस्ट आ रहे हैं, ये भी सही है। लेकिन 370 हटाने की जो वजह थी, वो, या 370 हटाने का आग्रह था, जो आज का आग्रह नहीं है, 5 या 10 साल पुराना नहीं है, ये 60 साल पुराना आग्रह है। ये 1953 में जो डॉक्टर मुखर्जी ने अपना बलिदान कश्मीर में दिया, वो इस आग्रह की बुनियाद, इसकी नींव, इसकी फाउंडेशन है। और वो आग्रह कश्मीर में टूरिज्म हो, हाईवेज बने, टनल्स बने, रेल पहुंचे, इसके लिए नहीं था। वहां पर यूनाइटेड अरब एमिरेट से कोई आके एक बड़ा सा 10 मिलियन स्क्वायर फीट का लुलु मॉल बनाए, इसके लिए वो आग्रह नहीं था। वो आग्रह इस देश की सॉवरेनिटी के लिए था। मोनिका जी ठीक कह रही हैं कि 370 के कारण इस देश का संविधान वहां लागू नहीं होता था। इस देश की संसद का अधिकार क्षेत्र कश्मीर में नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन नहीं था कश्मीर में। इलेक्शन कमीशन का ज्यूरिसडिक्शन नहीं था। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का ज्यूरिसडिक्शन नहीं था। इस देश के करदाता के रुपए वहां खर्च हो सकते थे, लेकिन उसका ऑडिट संभव नहीं था। आपके झंडे के साथ वहां एक और झंडा लगाना जरूरी था। वो अपनी नागरिकता खुद तय कर सकते थे, जो 35 में उन्होंने की, और उसके माध्यम से उन्होंने लाखों लोगों को चुनाव लड़ना छोड़िए, वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया था। तो ये हमारी सॉवरेनिटी का,
ये हमारी सार्वभौमिकता की कसौटी थी। ये रहेगा और कब तक रहेगा, और कब तक ये देश इस विरोधाभास को, इस कॉन्ट्रडिक्शन को ढोएगा। और इसका पता बहुत पहले चल गया था। 35 से तो गया 1954 में कश्मीर। 1951 में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अपना पहला भाषण शेख अब्दुल्ला दे रहे हैं, तो उस भाषण में उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर इज एन इंडिपेंडेंट रिपब्लिक इन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। कैन यू बिलीव दिस नॉनसेंस? An independent republic in the Republic of India, you are actually making concepts of political science stand on their head. But he made it very clear. And in his conversations with Jawaharlal Nehru, which eventually were codified into what was called the Delhi Agreement between Nehru and Sheikh, these concessions were given. उसने कहा आपके सिस्टम में स्टेट्स के अंदर जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो चीफ मिनिस्टर होती हैं, मैं तो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुआ हूं हरि सिंह से, आप मुझे डिमोट करेंगे? तो नेहरू जी ने कहा नहीं नहीं, आप भी प्राइम मिनिस्टर रहिए। तो देश में 2 प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये सॉवरेनिटी की लड़ाई थी, और आपने अपने ही देश में 2 नागरिकताएं परिभाषित कर दी हैं। एक कश्मीर के परमानेंट रेजिडेंट्स जिनको पूरे देश में सब अधिकार थे, और एक शेष देश के नागरिक जिनको कश्मीर में कोई अधिकार नहीं था। इस कॉन्ट्रडिक्शन को हम ढो रहे थे, और हम कह रहे थे भाई 371 भी तो होता है, क्या फर्क पड़ता है, आप हिमाचल में भी जमीन नहीं ले सकते। कमाल है। ये दलीलें दी जा रही थी पढ़े लिखे लोगों द्वारा। वो कपिल सिब्बल जो इस तरह की दलीलें देते थे, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना था उस दिन सुबह सुबह ट्वीट करते हैं सम बैटल्स आर फॉट टू बी लॉस्ट। मतलब आप सोचिए, ये हिपोक्रेसी की और मक्कारी की चरम सीमा है। ही न्यू what the decision will be, he knew what the facts were, he knew what he was arguing for. And it was not just him, he symbolized the Indian state's behavior in the last 70 years. He only reflected that mindset. He only gave words to that thinking, that approach to Kashmir. What 370 proves as a case study to the world over, that you cannot please or placate jihad no matter what your concessions are. आप दुनिया में देखिए, क्या कोई देश आपको मिलेगा जिसने अपनी टेरिटरी में अपना कॉन्स्टिट्यूशन रोक रखा हो, जिसने अपनी पार्लियामेंट का दखल रोक रखा हो, जिसने अपनी सुप्रीम कोर्ट का दखल रोक रखा हो, इलेक्शन कमीशन का दखल रोक रखा हो, जहां आप एक अल्टरनेटिव सिटीजनशिप डिफाइन करने की आजादी देते हो, जहां आप यूपी में सेंट्रल आउटले पर कैपिटा जितना खर्च होता है, कश्मीर में उसका 10 गुना खर्च होता है। ये गरीब देश अपना पेट काट के वहां पाल रहा था उस राज्य को, और वो राज्य, वहां की मानसिकता कृतज्ञ होने की जगह, एहसानमंद होने की जगह कह रही थी और लाओ, यहां हम जाएंगे। तो अगर आप इतना सब करके किसी को खुश नहीं कर सकते, तो आप जिहाद को कहीं नहीं खुश कर सकते। कम से कम 370 के एग्जाम्पल ने, उदाहरण ने, और हमारे एक्सपीरियंस ने 70 साल के, दुनिया को यह केस स्टडी दी है कि आप अगर सोचते हो कि जिहाद को आप बहलाकर, खिलाकर, औंधे मुंह लेट कर, कुछ करके आप खुश कर लेंगे, लुट कर, पिट कर, मर कर खुश कर लेंगे, नहीं साहब, आप दिल नहीं जीत सकते जिहाद का। लेकिन क्या हम इससे सीखते हैं? 370 का हटना जिहाद पर युद्ध की घोषणा थी। इट वॉज डिक्लेयरिंग वॉर ऑन जिहाद।
क्योंकि जब तक 370 था, यह देश घुटनों पर आकर के पूछता था कि साहब हमसे हमारी खातिर तवज्जो में कुछ कमी रह गई हो तो हमें बताएं. Like General Bakshi reminded us, in Burkina Faso, Prime Minister Narasimha Rao said, "Sky is the limit." आप मांग के तो देखिए. Another Prime Minister in NDA-1 said, within the parameters of Insaniyat, Jamhuriyat and Kashmiriyat, everything is possible. He didn't say Constitution of India. No. Jamhuriyat यानी public will, popular will. Insaniyat, I don't know how you define it. And Kashmiriyat, the less said the better. So nobody was actually drawing a red line and saying, खबरदार, ये देश एक बार बट चुका है, दोबारा बटने नहीं दिया जाएगा. ये कोई नहीं बता रहा था, साफ साफ नहीं कह रहा था. तो 370 का हटना इस बात का द्योतक था कि बस thus far and no further, अब बर्दाश्त नहीं होगा. And if you declare war in this manner, you should expect your enemy to prepare, and therefore you should be prepared. And you have to take it to the conclusion. If you give the enemy chance to strike or to get ready, and you wait, then God help you. आज स्थिति यह है, जनवरी 3 को, इस जनवरी 3 को, पिछले महीने हमारे होम मिनिस्टर ने कहा, how much time do I have? Am I taking too much time? Okay, just 5-7 minutes. I'll conclude. इस जनवरी 3 को हमारे यशस्वी गृह मंत्री जी ने कहा, security forces in J&K must scale up the counter-terror ops. मेरा माथा ठनका. मैंने कहा भाई, ये स्केल डाउन कब हुआ था कि अब स्केल अप करने की जरूरत पड़ी है? फिर याद आया कि साहब अभी दिसंबर 22 को हमारे 4 जवान पुंछ में मारे गए. नवंबर 22 को, ठीक 1 महीना पहले, 2 कैप्टन्स, कैप्टन प्रांजल एमबी एंड कैप्टन शुभ, डीएसपी हुमायूं भट्ट और 2 जवान, सोल्जर्स 19 आरआर के थे, 5 लोग एनकाउंटर में गए. और ये सिलसिला अगर मैं पीछे जाता जाऊं, आपको मैं हर महीने कोई ना कोई एनकाउंटर, ये अनंतनाग में एनकाउंटर हुआ, वो राजौरी में हुआ, वो पुंछ में हुआ, वो बांदीपुर में हुआ, वो पुलवामा में हुआ. तो हम किस बात की सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं अगर हम 4 साल बाद इस जिहाद की कमर तोड़ने नहीं जा रहे हैं? हम क्यों सिर्फ जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं? Those who have gone to Kashmir, I'd like to ask them, आपने बंकर्स देखे हैं? आपने ड्रॉप गेट्स देखे हैं? आपकी जामा तलाशी हुई है? आइडेंटिटी पूछी गई है कहीं? ये चीजें नहीं हो रही हैं, क्योंकि चीजें सामान्य दिखनी चाहिए. अगर चीजें सामान्य दिखनी चाहिए और नहीं है, तो फिर टारगेटेड किलिंग्स होंगी. और अभी 2 दिन पहले एक सिख ट्रेडर को और उसके साथी को गोली मार दी गई. उससे पहले बैंक में काम करते हुए व्यक्ति को अपनी सीट पर बैठे हुए गोली मार दी गई. उसके पहले तहसीलदार ऑफिस में काम करते हुए व्यक्ति को, घर में बैठे हुए व्यक्ति को, दुकान में, बाजार में सौदा खरीदने जाने वाले व्यक्ति को. देखिए, पत्थरबाजी कम हुई है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. हड़तालें नहीं हो रही हैं, बिल्कुल सही है. स्कूल नहीं जलाए जा रहे हैं, बाजार बंद नहीं हो रहे हैं, दफ्तर नहीं बंद हो रहे हैं, सब ठीक से चल रहा है. क्योंकि एक क्राइटेरिया बनाया है कि वी हैव टू नॉर्मलाइज द सिचुएशन, एंड वी कैन नॉर्मलाइज बाय मैनेजिंग इट. एंड हाउ डू यू मैनेज द सिचुएशन? डू 4 थिंग्स. वो 4 चीजें हैं. ट्रैफिक नॉर्मल चलता रहे,
कोई रुकावट ना हो, बाजार वक्त पे खुले बंद हो, जिसको खरीदना है खरीदे, जिसको बेचना है बेचे, स्कूल और कॉलेज टाइम पे लगे, एग्जाम लोग हो वो बिल्कुल ठीक चल रहा है, और दफ्तर टाइम पे हो, जिसको काम कराना है आए, जिसको काम करना है आए, वक्त पे आए वक्त पे जाए। ये सब, ये 4 चीजें हो रही हैं तो चीजें नॉर्मल है। और एनुअली 2 चीजें हो जाए ठीक से, एक टूरिस्ट भर भर के आए, हर साल नया रिकॉर्ड बने, और दूसरा अमरनाथ यात्रा चाहे 20,000 फौज लगानी पड़े, 30,000, 40,000, 50,000 लगानी पड़े, बिना हादसे के हो जाए। अगर ये 6 चीजें हो रही हैं, कश्मीर नॉर्मल है। एक मिनिस्टर ने तो यह भी कहा कि भाई देखिए, अब आप क्या इनविटेशन का इंतजार कर रहे हैं, घर जाइए ना अपने अपने। जिसको घर जाना होता है, तो हमने देखा है कोरोना में 300, 400, 500 किलोमीटर पैदल चल के घर गए हैं। आप किस बात की इंतजार कर रहे हैं? तो उन्हें कोई ये बताए कि देखिए, जो लोग 90 में नहीं निकले थे, वो अपना बिस्तर बांध के अब निकल रहे हैं, क्योंकि वो अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं है। और जिनको आप नौकरियां देकर के ले गए हैं वहां, उनको आपको बाड़ों में रखना पड़ रहा है, वो अपने घर जाके नहीं रह पाते हैं, अपनी फैमिलीज को साथ नहीं ले जा पाते हैं। तो हमें सिक्योरिटी का, सुरक्षा का एक आभास, एक तरह का प्रपंच चाहिए, या एक असली सिक्योरिटी चाहिए। और वो सिक्योरिटी इसलिए नहीं आएगी क्योंकि हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। एनकाउंटर हुआ तो फिर ढूंढने जाएंगे किसने मारा है, और 3 दिन बाद कहेंगे कि हाँ, जिन्होंने ये किया था ना, जिन्होंने ये निर्दोष लोग मारे थे, वो उस एनकाउंटर में मारे गए। ये एक बात है। तो मैनेज करने की जगह यदि हम इसको एलिमिनेट करने की तरफ जाएं, और उसके लिए जो इच्छा शक्ति चाहिए वो हो। दूसरा, हम पाखंड जरा बंद करें। अब सिर्फ 250 टेररिस्ट रह गए हैं, अब सिर्फ 3 जिलों में है। वो 3 जिले कौन से हैं कभी नहीं बताएंगे। ये 250 टेररिस्ट आपने कब गिने, कैसे गिने, अटेंडेंस लगा के गए थे क्या, नहीं बताएंगे। वो 250 टेररिस्ट पिछले 2.5 साल से, 3 साल से, 4 साल से सुन रहे हैं, और 250 टेररिस्ट हैं। किसी भी सभ्य देश में अगर पता चलता है कि एक टेररिस्ट हथियार बंद घूम रहा है, वहां की एयर स्पेस बंद होती है, वहां के हाईवेज बंद होते हैं, हेलीकॉप्टर्स हवा में घूमते हैं, उसको लोकेट करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, तब नॉर्मलसी डिक्लेयर की जाती है, वरना एक रेड बैंड होता है। हमारे 250 टेररिस्ट हैं और हम एक नॉर्मल सिचुएशन बनाए हुए हैं। फिर हम टेररिस्ट नहीं कहते हैं, मिलिटेंट्स कहते हैं। ये एक पाखंड है। हम जिहादी नहीं कहते, हम सेपरेटिस्ट कहते हैं। हमारी लैंग्वेज में एक हिपोक्रेसी है। हमको रेफ्यूजीज नहीं, माइग्रेंट कहा जाता है। प्रवासी यानी जो अपनी मर्जी से निकले हों आज तक। तो ये जो कम करके आंकना कि सब ठीक ठाक है, हम जानते हैं ठीक ठाक नहीं है, आप भी जानते हैं कि ठीक ठाक नहीं है। तो क्या संकोच है ये कहना कि कश्मीर में इंसर्जेंसी है, कश्मीर में जिहाद है, और हम उससे निपट रहे हैं, दुनिया जानती है। तो ये कौन सा पाख आडंबर है? अगर आप ये आडंबर करते हैं तो फिर कल आप एक्शन करेंगे तो आप ही से पूछेंगे, आप कह रहे थे कि सब नॉर्मल था, ये एक्शन क्यों कर रहे हैं? आपको सबसे पहले शराफत से, ईमानदारी से कहना पड़ेगा, वी हैव अ प्रॉब्लम इन कश्मीर एंड द प्रॉब्लम इज जिहाद, एंड जिहाद इज फोमेंटेड नॉट जस्ट फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर। ये एक और नई बीमारी है कि फॉरेन टेररिस्ट सिर्फ इतने बचे। अरे टेररिस्ट होता है, जब वो गोली मारता है तो कोई लोकल टेररिस्ट की गोली से कम नहीं मरते हैं। आदिल डार हमारे 40 जवानों को लेकर के उड़ा था पुलवामा में, लोकल टेररिस्ट था। ये बड़ा पाखंडी डिफरेंशिएशन है कि ये फॉरेन टेररिस्ट है, वो जिहादी है, पीरियड। हां, अगर वो पाकिस्तान से आया है तो इसमें पाकिस्तान का हाथ है, और पाकिस्तान इस बात से मुकर नहीं सकता। वो कितना भी, वो तो आपने जिंदा पकड़ लिया था कसाब को, और वो फिर मुकर गए थे। तो पाकिस्तान का कहना ना कहना इस वक्त मायने नहीं, आपको मानना है कि ये क्या है और क्या नहीं। दूसरा, ये हमारा जेनोसाइड था, माइग्रेशन नहीं था। आज तक हमारी सरकार ने, हमारी किसी सरकार ये नहीं कहा है कि ये जेनोसाइड है। जेनोसाइड यानी ये नस्ल कुशी है, ये हमारा जातीय विध्वंस है।
और मानेंगे नहीं तो उसका उपचार कैसे करें? और अगर 35A पीआरसी लेकर आया और हमने 370 हटा करके देश के सभी नागरिकों को एक समान अधिकारों से युक्त किया और कहा कि अब भेदभाव हट गए हैं, तो 8 ही महीने में एक डोमिसाइल गेजेटेड नोटिफिकेशन लाने की क्या मजबूरी थी, जिसमें आप कहते हैं कि जो 15 साल से कश्मीर में रह रहा है वही कश्मीर का स्थायी नागरिक है और उसे ही वहां सभी नौकरियों पर अधिकार है। जब 31 मार्च का नोटिफिकेशन आया था तो कहा था कि लेवल 4 एम्प्लॉयमेंट में, आई एम जस्ट कंक्लूडिंग, आई शट माय बुक, 31 मार्च का नोटिफिकेशन जब आया था तो सिर्फ लेवल 4 के जॉब्स रिजर्व किए गए थे। विद इन 36 आवर्स एडेंडम आया, कॉरिजेंडम छपा अखबारों में 45 पेज के उस नोटिफिकेशन का कि ऑल जॉब्स विल हैव द मोनोपोली ऑफ दोज who are the domiciled citizens of Kashmir, and domiciled citizens of Kashmir are only those who have lived there in the last 15 years. ये 370 की किलेबंदी ढाने में 70 साल लगे। अब इस डोमिसाइल नोटिफिकेशन की छत्र छाया में एक नया भेदभाव शुरू हो गया। अच्छा, हमको निकले हुए 30 साल से ज्यादा साल हो गए। हमने कहा भैया हम तो वहां 15 साल से नहीं है, हमारा क्या होगा? उन्होंने कहा आपका तो सोचा ही नहीं था, तो कुछ करेंगे। अब उन दिनों लॉकडाउन चल रहा था, आपको याद होगा, 2020 31 मार्च 8 दिन हुए थे लॉकडाउन शुरू हुए। हम कहीं जा नहीं सकते, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नहीं सकते, धरना नहीं दे, मिल नहीं सकते, तो सिर्फ फोन और ईमेल पे हम पूछ रहे हैं कि भाई हमारा क्या किया, रुको बताएंगे, कुछ करेंगे। जुलाई के महीने में या अगस्त के महीने में कहा कि एक वेबसाइट बनाएंगे, उस पर आप ऑनलाइन, अगर आपके पास वहां का कोई एड्रेस है, बैंक का कोई अकाउंट है, बिजली का बिल है, कोई सर्टिफिकेट है अपना स्कूल का, वो लाइए, हम कंसिडर करेंगे कि आपको भी वहां का सिटीजन मान लें। हम लोगों से घर छूटा, हम लोगों से जीवन शैली छूट गई, सब कुछ छूटा, लेकिन ये नहीं पता था कि हम लोग अपनी आइडेंटिटी भी गंवाएंगे और ह्यूमिलिएट होंगे इस तरह प्रूव करने के लिए कि हमें मान लीजिए कि हम वहीं के हैं। तो इस तरह की परिस्थितियों से अगर आप किसी को खुश करना चाह रहे हैं तो आप अपने ही अनुभव को झुठला रहे हैं कि आप कंसेशंस देके, एक्सेप्शंस क्रिएट करके किसी को खुश नहीं कर सकते। जिहादी अगर मानसिकता उसकी है तो वो इन बहलावों में, बहकावों में नहीं आएगा। और भगवान न करे अगर आप आने वाले चुनावों में जब भी होंगे कश्मीर में, अब तो खैर लोकसभा के आने ही वाले हैं, वहां फिर अपनी जमानतें जब्त करवाएं और फिर उमर अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री बनाएं, क्योंकि इलेक्टोरल मैंडेट ऐसा है, मजबूरी है, क्या करें, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, हमें लोगों की सेवा करनी है। तो इसलिए अगर उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं तो ये लोगों का मैंडेट है, वी आर ऑल डेमोक्रेट्स, और उसके बाद फिर वही ढाक के 3 बात। तो ये एक भविष्य है जिसके प्रति हमें सचेत रहना है। आई एम सॉरी इफ आई हैव डिसअपॉइंटेड सम ऑफ यू with this grim but reality check. Thank you so much for your patience. Just once again. No, Vashisht, we are running. No. Question answers outside. I do have questions. Very serious facts have been tabled by Sushil ji. If somebody would have recorded this, all of you gentle audience, we could have probably taken it somewhere else because only one person is recording it. So kindly take out your phone, record it and share it somewhere. Vashisht, this is not the audience, please. And Sushil ji, thank you. It was a really enlightening. और मैं समझ सकती हूँ कि आपकी व्यथा, आपकी पीड़ा बहुत गहन है. And I also think there's a miles to go before we stop. But nonetheless, we still see some hope, some
light in the dark tunnel. With this, I welcome Professor K.K. Agarwal sir